दशकों से एक विशाल और खुली सीमा चुपचाप एक देश की आबादी नक्शा को बदल रही है। ये नक्शे पर एक ऐसी लकीर है जिसकी हकीकत लहूलुहान है। एक ऐसी सरहद जो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और अक्सर एक रुकावट से ज्यादा एक सुझाव लगती है। हम बंगाल की खुली सीमा के पीछे के कड़वे सच को उजागर करने वाले हैं। ये प्रवासन, राजनीति और अस्तित्व की एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है। ये कहानी सिर्फ रेत में खींची एक लकीर की नहीं है। ये एक डेमोग्राफिक बदलाव, एक सुरक्षा संकट और एक राजनीतिक खेल के बारे में है जिसमें बीच में फंसे लोग सिर्फ मोहरे हैं। क्या होता है जब सरहद सरहद नहीं रह जाती और अंत में इसका कीमत कौन चुकाता है? ये कहानी दूर की लग सकती है, किसी ऐसे राज्य की सुर्खी जैसे जहां आप कभी नहीं गए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक राष्ट्रीय संकट है जो हमारी आंखों के सामने घट रहा है। हाल ही में अवैध प्रवासियों पर देशव्यापी कार्रवाई की खबरें सामने आई है, जिसे कभी कभी ऑपरेशन पुशबैक कहा जाता है। इस पहल के तहत देश भर के राज्यों से हजारों ऐसे व्यक्तियों को जिन पर बिना दस्तावेज के होने का संदेह है पकड़ा गया है और गुप्त रूप से पूर्वी सीमा के पार भेज दिया गया है, अक्सर बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के। ये कोई गुजरे जमाने का मुद्दा नहीं है, ये इसी वक्त अभी हो रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि संकट है या नहीं, बल्कि ये कितना गहरा है और पूरी कहानी इतने लंबे समय तक क्यों दबी रही। आज की अराजकता को समझने के लिए हमें कल की अराजकता में वापस जाना होगा। बंगाल सीमा की कहानी किसी बाढ़ से नहीं बल्कि एक कलम से शुरू होती है। 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक ब्रिटिश वकील को, जो कभी भारत आए भी नहीं थे, एक उपमहाद्वीप को विभाजित करने वाली रेखाएं खींचने के लिए सिर्फ 6 सप्ताह दिए गए थे। रेडक्लिफ लाइन नक्शे पर एक क्रूर कट था जिसने बंगाल और पंजाब जैसे प्रांतों को धार्मिक बहुमत के आधार पर काट दिया। यह प्रशासनिक सुविधा की एक ऐसी रेखा थी जिसमें जमीन पर रहने वाले लोगों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इसने गांवों, घरों और परिवारों को बीच से काट दिया। एक ऐसा बनावटी बंटवारा कर दिया जिसका जख्म पीढ़ियों तक रिश्ता रहा और मानव इतिहास के सबसे बड़े, सबसे हिंसक सामूहिक प्रवासन में से एक को जन्म देगा। ये जल्दबाजी में खींची गई सीमा जन्म से ही दोषपूर्ण थी। लेकिन दूसरा निर्णायक क्षण 1971 में आया, जब पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनने के लिए अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तो इसने एक मानवीय तबाही को जन्म दिया। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जो एक क्रूर कार्रवाई थी और नरसंहार का कारण बनी। सिर्फ 9 महीनों में अनुमानित 10 मिलियन शरणार्थी भारत में आ गए। अधिकांश, लगभग 7.2 मिलियन, पश्चिम बंगाल पहुंचे, जिससे स्थानीय संसाधन चरमरा गए। युद्ध के बाद अधिकांश शरणार्थी लौट गए, लेकिन एक अस्थायी प्रवासी मार्ग बन चुका था। सीमा जो पहले से ही अप्राकृतिक और खुली थी, आर्थिक तंगी, राजनीतिक अस्थिरता और पारिवारिक संबंधों के कारण आवाजाही का एक जाना पहचाना जरिया बन गई। इस सीमा की बेतुकीपन छिट महल या एनक्लेव में दिखाई जाती थी। ये अजीबोगरीब क्षेत्रीय विषमताएं थी। बांग्लादेश के अंदर भारतीय जमीन की द्वीप और भारत के अंदर बांग्लादेशी जमीन, जो स्थानीय राजाओं के बीच पुरानी संधियों की विरासत थी। लगभग 70 वर्षों तक हजारों लोग इन एनक्लेव में बिना किसी अधिकार और बिना किसी देश के राज्यविहीन नागरिकों के रूप में रहते थे। अब कल्पना कीजिए कि आप बांग्लादेश से घिरे एक गांव में एक भारतीय नागरिक हैं जो बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए अपने ही देश नहीं जा सकते। इस दुस्वप्न में दुनिया का एकमात्र तीसरा क्रम एनक्लेव भी शामिल था। एक भारतीय क्षेत्र एक बांग्लादेशी क्षेत्र के अंदर, जो एक भारतीय क्षेत्र के अंदर था और वो खुद बांग्लादेश के अंदर था। अब इस गुत्थी को आखिरकार 2015 में ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते के जरिए सुलझाया गया, जहां भारत और बांग्लादेश ने 162 एनक्लेव का आदान प्रदान किया, जिसमें 51,000 से अधिक लोगों को नागरिकता मिली जो अधर में जी रहे थे। हालांकि ये एक बहुत बड़ी राजनयिक सफलता थी। इस समझौते ने यह भी उजागर किया कि सीमा शुरू से कितनी टूटी हुई थी। 70 वर्षों तक यह सिर्फ खुली नहीं थी, कई जगहों पर यह एक भौगोलिक और कानूनी विरोधाभास थी। ये आज हम जो संकट देख रहे हैं उसकी नींव है। वे ऐतिहासिक घाव का अब संख्या, सुरक्षा और राजनीति के एक आधुनिक संकट में बदल गए। यही अनकहा सच है जिसे हम विस्तार से समझेंगे। इस कहानी का सबसे विस्फोटक हिस्सा आंकड़ों में लिखा है। सीमा पार लोगों के लगातार प्रवाह ने पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों का चेहरा बदल दिया है। आधिकारिक आंकड़े अक्सर नाकाफी और पुराने होते हैं। 2001 की जनगणना में भारत में
बांग्लादेशी मूल के लगभग 3.1 मिलियन लोग दर्ज किए गए थे। हालांकि वर्षों से सरकारी अंदरूनी सूत्र और विश्लेषक ये सुझाव देते रहे हैं कि वास्तविक संख्या बहुत अधिक है। 2016 में भारत सरकार ने संसद को बताया कि देश में अनुमानित 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे थे। हालांकि इतनी बड़ी संख्या पर गर्मागर्म बहस होती है और ये किसी औपचारिक गिनती पर आधारित नहीं है। ये एक ऐसी समस्या की ओर इशारा करती है जिसका पैमाना आधिकारिक आंकड़े नहीं पकड़ पाते। जरा असम को देखिए, जो दशकों से संघर्ष का केंद्र बना रहा है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी, जो वास्तविक नागरिक की पहचान करने का एक विशाल और विवादास्पद प्रयास था, 2019 में समाप्त हुआ और पाया गया कि 1.9 मिलियन लोग ये साबित करने के लिए दस्तावेज पेश नहीं कर सके कि वे यहाँ के हैं। पश्चिम बंगाल में कड़े राजनीतिक विरोध के कारण ऐसा कोई अभ्यास नहीं हुआ है, लेकिन सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफिक बदलावों को नजरअंदाज करना असंभव है। मुर्शिदाबाद जैसे जिले, जिनकी बांग्लादेश के साथ एक लंबी नदी सीमा है, ने अपनी डेमोग्राफिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये जमीन पर जीती जागती हकीकत है। गांव बदलते हैं, संस्कृतियां बदलती है और मूल निवासियों के बीच विस्थापना की भावना बढ़ती है। राजनीतिक प्रतिक्रिया 2019 का अत्यधिक विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए रही है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता में तेजी लाता है। सरकार इसे एक मानवीय नीति कहती है, आलोचक इसे एक भेदभावपूर्ण कानून के रूप में देखते हैं, जो एक संभावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी के साथ मिलकर लाखों मुसलमानों को अवैध प्रवासी बताकर उनके अधिकारों से वंचित कर सकता है। अब इससे जो डर पैदा हुआ है वो वास्तविक है और इसने लाखों लोगों के लिए गहरी अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। एक खुली सीमा एक प्रवेश द्वार है और भारत और बांग्लादेश सीमा, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में 2217 किलोमीटर का हिस्सा देश की सबसे कमजोर सीमाओं में से एक है। यह सुरक्षा के लिहाज से एक दुस्वप्न है जो एक बहु-बिलियन डॉलर की समांतर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और उग्रवादियों के लिए एक गुप्त राजमार्ग का प्रदान करता है। सबसे खतरनाक व्यापारियों में से एक है पशु तस्करी है। हर साल लाखों मवेशियों को अवैध रूप से पूरे भारत से पश्चिम बंगाल ले जाया जाता है और फिर बांग्लादेश में तस्करी की जाती है। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये एक संगठित रैकेट है जिसकी कीमत कुछ अनुमानों के मुताबिक सालाना करोड़ों डॉलर है। तस्कर अक्सर सशस्त्र और हिंसक होते हैं और अक्सर भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ उनकी झड़पें होती है। मवेशियों के अलावा ये सीमा ड्रग्स, नकली मुद्रा और मानव तस्करी के लिए एक पाइपलाइन है। लेकिन सबसे भयावह खतरा आतंकवाद है। खुफिया एजेंसी वर्षों से चेतावनी देती आ रही है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूह भारत में स्लीपर सेल स्थापित करने के लिए इस खुली सीमा का उपयोग करते हैं। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीमावर्ती जिलों में सक्रिय रूप से भर्ती कर रहे हैं। 2014 में बर्दवान में हुआ खागड़ागढ़ विस्फोट एक बड़ी चेतावनी थी। एक बम फैक्ट्री के रूप में इस्तेमाल हो रहे एक घर में हुए आकस्मिक विस्फोट ने पश्चिम बंगाल में ही चल रहे एक विशाल JMB मॉडल का पर्दाफाश कर दिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बाद में पुष्टि की कि JMB उस क्षेत्र का इस्तेमाल भर्ती और प्रशिक्षण के लिए कर रहा था ताकि हमले की योजना बना सके। हाल ही में खुफिया एजेंसी JMB के नए मॉडल स्थापित करने और अपनी विचारधारा फैलाने के प्रयासों के बारे में चेतावनी देना जारी रखे हुए हैं। BSF अग्रिम पंक्ति में है, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी है। भूभाग स्वयं, विशाल नदियां, घने जंगल और गांव जहां सीमा सचमुच घरों के बीच से होकर गुजरती है, एक दुश्मन है। जबकि भारत ने बांग्लादेश के साथ कुल 4096 किलोमीटर की सीमा में लगभग 79% पर बाड़ लगा दी है। 850 किलोमीटर से अधिक अभी भी खुला है। अक्सर कठिन भूगोल या विवादों के कारण भारत मदद के लिए उन्नत निगरानी तकनीक तैनात कर रहा है, लेकिन केवल तकनीक एक ऐसी सीमा को सील नहीं कर सकती जो लोगों के जीवन में इतनी गहराई से बुनी हुई है। यह संकट अपने आप में विस्फोटक है, लेकिन इसमें राजनीति जोड़ दें तो ये एक जटिल दलदल बन जाता है। दशकों से अवैध अप्रवासन एक राजनीतिक फुटबॉल रहा है जिसे वोटों के लिए उछाला जाता रहा है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा को पीछे छोड़ दिया गया है। पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ने लगातार राज्य सरकारों पर घुसपैठ पर आंखें मूंदने का आरोप लगाया, कथित तौर पर एक वफादार वोट बैंक बनाने के लिए। बदले में पश्चिम बंगाल के नेताओं ने केंद्र सरकार पर CAA जैसे कानूनों और NRC के खतरे का इस्तेमाल
धार्मिक विभाजन को भड़काने और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए करने का आरोप लगाया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये खेल एक खतरनाक गतिरोध पैदा करता है। दिल्ली कोलकाता पर निष्क्रियता का आरोप लगाती है, कोलकाता दिल्ली पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाती है, और इस सब के बीच सीमा खुली रहती है और खतरे बढ़ते रहते हैं। ये गहरा अविश्वास पुशबैक जैसे ऑपरेशनों से और जटिल हो जाता है, जहां हजारों लोगों को कथित तौर पर बिना उचित प्रक्रिया के निर्वासित कर दिया जाता है, जिससे मानवाधिकार संबंधी चिंताएं पैदा होती है और संबंध और तनावपूर्ण हो जाते हैं। अधिकारी अक्सर इन कार्रवाइयों को एक धीमी कानूनी प्रणाली को दरकिनार करने के लिए एक आवश्यक शॉर्टकट के रूप में सही ठहराते हैं। यह मुद्दा अब राजनीतिक पहचान का है। एक पक्ष के लिए यह देश को खामोश घुसपैठ से बचाने की लड़ाई है, दूसरों के लिए यह कमजोर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित होने से बचाने की लड़ाई है। कोई बीच का रास्ता नहीं है। बयानबाजी जहरीली है, एक तरफ घुसपैठिए जैसे शब्द हैं तो दूसरी तरफ फांसीवाद। यह ध्रुवीकरण एक तर्क संगत, मानवीय और प्रभावी समाधान की किसी भी उम्मीद को पंगु बना देता है। सीमा सिर्फ जमीन पर एक लकीर नहीं है, यह भारतीय राजनीति के बीच से गुजरने वाली एक दरार है। राजनीति और आंकड़ों से दूर ये लोगों की कहानी है। ये डर में जी रहे ग्रामीणों, बेहतर जीवन के लिए सब कुछ जोखिम में डालने वाले प्रवासियों और एक धार चाकू पर चल रहे सैनिकों की कहानी है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां आपका आंगन एक दूसरा देश है, जहां रात में आप तस्करों को अंधेरे में घूमते हुए और कभी कभी गोलियों की आवाज़ सुनते हैं। सीमावर्ती इलाकों में जीवन निरंतर अनिश्चितता का जीवन है। कई लोगों के लिए सीमा एक खुला घाव है जिसने परिवारों को विभाजित कर दिया है और पड़ोसियों को विदेशी बना दिया है। अर्थव्यवस्था अक्सर एक समांतर अर्थव्यवस्था होती है जो कानून और अवैध दोनों तरह के सीमा पार व्यापार पर निर्भर होती है। इन दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर राज्य द्वारा भुला दिए जाते हैं, जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से कटे हुए हैं। फिर प्रवासी की कहानी है। यह लगभग हमेशा मजबूरी और हताशा की कहानी होती है। सीमा के दूसरी ओर अत्यधिक गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और कुछ के लिए उत्पीड़न है। वे भारत की ओर देखते हैं और एक नौकरी का मौका देखते हैं। भले ही वो बहुत कम पैसे के लिए कमर तोड़ने वाली मेहनत हो, वे अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी तस्करों को सौंप देते हैं ताकि वे उन्हें रात के अंधेरे में नदियों और जंगलों के पार ले जा सकें। वे बिना कुछ लिए आते हैं और साए में रहते हैं। लगातार पकड़े जाने और वापस भेजे जाने से डरते हैं। वे किसी बड़े नाटक में खलनायक नहीं हैं। वे जीवित रहने के लिए एक हताश विकल्प बनाने वाले लोग हैं। लेकिन ये हताशा पीड़ितों का एक और समूह बनाती है। वे जो नागरिकता की गोलाबारी में फंस गए हैं। असम में एनआरसी ने 1.9 मिलियन लोगों को एक भयानक अधर में छोड़ दिया। जो परिवार पीढ़ियों से भारत में रह रहे थे, उन्हें अचानक विदेशी घोषित कर दिया गया क्योंकि वो पुराने जमीन के रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। वे अपने ही घरों में राज्य विहीन हो गए, डिटेंशन कैंपों के खतरे का सामना कर रहे थे। जब भी कोई नया सत्यापन अभियान घोषित किया जाता है तो दहशत वास्तविक होती है और तेजी से फैलती है। अंत में बीएसएफ का जवान है। उन्हें एक लगभग अजय सीमा की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। वे सशस्त्र तस्करों, घात लगाकर हमलों और कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। उनके कार्यों की लगातार छानबीन की जाती है। एक पक्ष द्वारा मानवाधिकार के हनन का आरोप लगाया जाता है, दूसरे पक्ष द्वारा राष्ट्रीय नायकों के रूप में प्रशंसा की जाती है। वे एक ऐसी सीमा पर राज्य के अधिकार का मानवीय चेहरा है जहां उस अधिकार को लगातार चुनौतियां दी जाती है। बंगाल की खुली सीमा की कहानी इन सभी मानवीय कहानियों का एक योग है, डर, आशा, हताशा और कर्तव्य की। हालांकि ये संकट बंगाल और असम के गांवों में सबसे ज्यादा असर डालता है। इसकी लहरें पूरे दक्षिण एशिया में महसूस की जाती है। भारत बांग्लादेश सीमा सिर्फ एक द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, ये एक रणनीतिक मोर्चा है जहां क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां प्रभाव के लिए पैंतरेबाजी कर रही है। प्रवासन पर तनाव के बावजूद भारत और बांग्लादेश एक गहरा और महत्वपूर्ण संबंध साझा करते हैं। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी में से एक है, जो साझा इतिहास और संस्कृति से बंधा है। 2015 का भूमि समझौता इस सहयोग का एक चमकदार उदाहरण है। हालांकि प्रवासन का मुद्दा एक निरंतर कांटा है। ढाका अक्सर अवैध प्रवासन के पैमाने को आधिकारिक तौर पर मानने से हिचकता रहा है और खामोश घुसपैठ की कहानी को भारतीय घरेलू राजनीति से प्रेरित मानता है। और पुशबैक ऑपरेशन, जो बिना राजनयिक प्रक्रिया के किए जाते हैं, घर्षण पैदा करते हैं। इस जटिल स्थिति पर अन्य शक्तियां बारीकी से नजर रख रही हैं। पाकिस्तान पर लंबे समय से भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा अस्थिरता फैलाने के लिए खुली सीमा का फायदा उठाने का आरोप लगाया जाता रहा है। कथित तौर पर
जेएमबी जैसे आतंकी समूहों के साथ मिलकर भारत में गुर्गों की घुसपैठ कराने के लिए। इस बीच चीन बांग्लादेश में अपने आर्थिक और रणनीतिक पदचिन्ह का विस्तार कर रहा है और उसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। बांग्लादेश में कोई भी अस्थिरता या भारत के साथ उसके संबंधों में खटास बीजिंग को उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दे सकती है जिसे भारत अपना रणनीतिक आंगन मानता है। तो बंगाल में खुली सीमा सिर्फ एक घरेलू समस्या नहीं है, ये एक भू राजनीतिक दरार है। एक स्थिर, अच्छी तरह से प्रबंधित सीमा न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बल्कि उसकी क्षेत्रीय प्रतिष्ठा और रणनीतिक प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने की उसकी क्षमता के लिए भी महत्वपूर्ण है। अनकहा सच ये है कि इस सीमा का भविष्य सीधे दक्षिण एशियाई भू राजनीति के भविष्य को प्रभावित करेगा। हमने 75 साल पहले खींची गई नक्शे पर एक साधारण लकीर से शुरुआत की थी, लेकिन जैसे ही हमने देखा ये लकीर बिल्कुल भी साधारण नहीं है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक घाव है जो भर नहीं पा रहा है। ये एक डेमोग्राफिक वास्तविकता है जो एक क्षेत्र को नया आकार दे रही है। ये एक सुरक्षा खतरा है जो तस्करों और आतंकवादियों को पनाह देता है, और एक राजनीतिक युद्ध क्षेत्र है जहां वोटों को राष्ट्र सुरक्षा के सामने तौला जाता है। बंगाल की खुली सीमा की कहानी एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जो अपने अतीत के भूतों और अपने वर्तमान के राक्षसों से जूझ रहा है। ये गरीबी और उम्मीद, राज्य विहीनता और नागरिकता, जीवन और मृत्यु के बीच फंसे लोगों की कहानी है। कड़वे तथ्य, डेमोग्राफिक बदलाव, आतंकी अलर्ट, निर्वासन एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। ये आने वाली समस्या का नहीं बल्कि एक ऐसे संकट का अनचाहा सच है जो पहले से ही यहाँ है। जाहिर है समाधान आसान नहीं है। उन्हें सख्त सीमा प्रबंधन, संवेदनशील राजनीतिक संवाद और प्रवासन के प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण के मिश्रण की आवश्यकता है। लेकिन पहला कदम सच्चाई का सामना करना है। राजनीतिक चिल्लाहट के बिना एक ईमानदार बातचीत करना है। जैसे जैसे इस क्षेत्र की डेमोग्राफिक बदलती जा रही है, जैसे जैसे सुरक्षा खतरे विकसित हो रहे हैं और जैसे जैसे राजनीतिक विभाजन गहरे हो रहे हैं, बंगाल की पहचान और भारत की सुरक्षा का भविष्य क्या होगा? अगर आपको लगता है कि ये बातचीत करने लायक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन और कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं जो मायने रखती हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और देखने के लिए धन्यवाद।